Hello students, so today we are going to continue with our chapter which is chapter number 9 Specific Relief Act of 1963. ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था सबसे पहले कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसका कंसेप्ट क्या है, और जहाँ पे हमने एक नारा भी दिया था हमने इस चैप्टर में कि क्या आएगा, पैसों से पेट नहीं पता साहब, परफॉर्मेंस से पता है। ठीक है, कि हर चीज का सॉल्यूशन जो है वो क्या नहीं होता, पैसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखा दादाजी की हवेली वाला, कि मुझे जान के बहुत अच्छा लगा आपने दादाजी से इतना इमोशनली कनेक्टेड है कि कोई 5 करोड़ या 10 करोड़ भी दे दे, लेकिन आप बोले वो नहीं चाहिए, चाहिए दादाजी की हवेली। ठीक है, हवेली में कौन था। और उसके बाद जो है फिर मैंने आपको बताया कि कौन से प्रिंसिपल्स है जिसके बेस पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो वो बना हुआ है। जब पहला पॉइंट क्या था, डैमेज इज मनी इज नॉट एन एडिकेट रेमेडी। घर से पढ़ के आया करो, एकदम लिमिटेड पढ़ाया था, इतना आराम से हो सकता है। सेकंड पॉइंट, पहले क्या हुआ करता था बिफोर द अमेंडमेंट, डिस्कशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के डिस्कशन पे था देना या फिर नहीं देना ना। अब क्या हो गया, कोर्ट के ऑब्लिगेटरी हो गया। ठीक है, और तीसरा कि जो स्पेसिफिक रिलीफ मिलेगी वो ओनली कौन सी रेमेडीज के लिए मिलेगी, सिविल राइट्स के लिए मिलेगी एंड नॉट फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग या पेनल लॉज के लिए नहीं मिलेगी। यहां तक क्लियर हुआ। फिर मैंने बोला भाई आए तो कुछ मजे तो लेके जाओ, तो उसके लिए जो था हमने प्रॉपर्टी का मतलब इसके प्रोविजन स्टार्ट होते हैं, तो प्रॉपर हमने प्रोविजंस हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उसमें हमारे पहले सेक्शन नंबर 5 से लेके 8 वो क्या था, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, कौन सी, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल, जिसमें कल हमने कौन सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो सेक्शन थे, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। ठीक है, सेक्शन 5 में रिकवरी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टाइटल, टाइटल यानी कि ओनरशिप। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 6। अच्छा, सेक्शन 5 में एक और बता दो, आप जो केस उसमें फाइल कर रहा है वो कौन फाइल कर सकता है, ओनर फाइल कर सकता है, कभी भी फाइल कर सकता है, 12 इयर्स के अंदर। बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है रिकवरी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पोजेशन। क्या था बच्चों, रिकवरी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पोजेशन। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं क्या होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। रिकवरी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पोजेशन, यानी कि आप है ना कोर्ट में जाके जो केस फाइल कर रहे हैं ना, तो कौन से बेस पे फाइल कर रहे हैं कि मुझे मेरे पास पोजीशन थी और मुझे डिस्पोजेस कर दिया गया इसलिए, या फिर मैं ओनर हूं इसलिए पोजीशन थी और डिस्पोजेस, क्योंकि ओनरशिप के बेस पे कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 5। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल बनाते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग की है ना, आप लोग की एक प्रॉपर्टी है और आपने उसको किसी को रेंट पे दे दिया, आपने उसको किसी को रेंट पे दे दिया 3 साल के लिए, 3 साल पे लिए आपने उसको क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। 1 महीना हुआ, सॉरी 1 साल हुआ और आपने उसको बोला खाली कर। आप बोला पागल हो क्या, मैंने तो 3 साल का रेंट पे किया हुआ है। ठीक है, कि भाई आपकी चलो प्रॉपर्टी आपको सेल करनी हो ऐसा कुछ, आपने कोई वैलिड रीजन भी नहीं दिया और आप बोले खाली कर भाई, मेरे को तेरे को रखना ही नहीं है। उसे बोला मैं भी खाली नहीं करूंगा, अगर तुझे बात पे अड़ना आता है तो मुझे भी अड़े रहना आता है, मैं खाली नहीं करूंगा। अगले दिन आप लोगों ने गुंडे मंगालियों को भेज दिया और गलत तरीके से उसको मार के, जैसे मूवीज वगैरह में नहीं देते हो, ठीक है, तो है ना वहां पे गुंडे मंगालियों को भेजा और उसको मार वार के उसको उस प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट। ओनर आप लोग थे, पोजीशन उसके पास था, अब वो जाएगा कोर्ट में और वापस पोजीशन मांग रहा है, डिस्पोजेस, डिस्पोजेस यानी कि पोजीशन से हटाएगा। अब वो जाएगा कोर्ट में और वापस पोजीशन मांगेगा। बताओ कौन से सेक्शन में फाइल करेगा, सेक्शन 5 या 6 में? कौन से सेक्शन में फाइल करेगा, सेक्शन 6 में, कि मुझे प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया और मेरा पोजीशन लेने का हक है। यहाँ पे मजे की बात यह है कि यहाँ पे जो केस, जिसपे केस फाइल हो रहा है, हम होता है देखो आपने निकाला वो जरूरी नहीं है, ओनर ने निकाला वो जरूरी नहीं है, कोई तीसरी पार्टी भी आए आके गुंडागर्दी करके उसको निकाल दे रही है। तो यहाँ पे जो केस फाइल हो रहा है ना, वो किसी पे भी फाइल हो सकता है, इंक्लूडिंग द ओनर, किसी पे भी, यानी कि ओनर पे भी केस फाइल हो सकता है। अगर ओनर गलत रीजन देके या गलत तरीके से सामने वाली जो पार्टी है उसको अगर निकाल रहा है या डिस्पोजेस कर रहा है तो। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, कल का टाइम लिमिट क्या था सेक्शन 5 का, 12 इयर्स। यहाँ पे बोला है अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपको इमरजेंसी पे उसमें एक्शन लेनी चाहिए, अर्जेंसी में एक्शन लेनी चाहिए, और वो होता है कितने महीने के अंदर, 6 महीने। पढ़ के आयो क्या, या देख के बोलो, देख के ऐसा बोलो तो अच्छी बात है। इन्वॉल्व रहो तो अच्छी मजा आएगी आप लोगों को। तो कितने टाइम पीरियड के अंदर बच्चों फाइल करना पड़ेगा, 6 मंथ्स के अंदर। बच्चों क्लियर हो रहे हैं? अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब सबसे पहले एग्जांपल दिया वो पढ़ते हैं। जेरी रिसाइड्स इन ए प्रॉपर्टी ओन्ड बाय टॉम। ठीक है, ओनर कौन है, टॉम। पोजीशन किसके पास है, जेरी। टॉम डिस्पोज ऑफ जेरी विदाउट
विदाउट हिज कंसेंट, यानी कि उसको निकाल दिया गया। ऐसे होता है ना, एक तो था आपस में बात करके देख मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी है, अगर तुझे खरीदनी है तो अलग है, वरना अपने यहीं पे खत्म करते हैं। तो एक कंसेंट से होता तो कोई केस फाइल नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती या विदाउट हिज कंसेंट क्या कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, ठीक है। एंड विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जेरी कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट कॉम, कितने टाइम पीरियड के अंदर 6 मंथ फ्रॉम डिस्पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन। तो जो सेक्शन 5 और 6 में फर्क पता चला, 5 में जो आप फाइल कर रहे हो किसके बेस पे, मैं इसका ओनर हूं और मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट। और सेक्शन 6 में कौन से बेस पे फाइल कर रहे हो, पोजेशन के बेस पे। सब लोग मेरे साथ हो, पढ़ के देखिए एक बार, चलिए। सेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट, रीड करना, इफ एनी पर्सन, Section 6 provides that if any person is dispossessed without his consent of immovable property, otherwise than in due course of law, otherwise than in due course of law, यानी कि अगर सामने वाले ने आपको डिस्पोजेस किया, यानी कि आपको प्रॉपर्टी से हटाया और प्रॉपर लॉ फॉलो करके हटाया है, तो कोई केस फाइल होगा क्या? नहीं। जैसे कि आपको है ना रेंट पे दिया था, साला आप रेंट ही नहीं पे कर रहे थे, आप लोग रेंट ही नहीं पे करे, तो उसने आपको वार्निंग दी फिर निकाला, तो क्या आप वापस पोजीशन मांगने जाओगे क्या? नहीं, ठीक है। तो अनलॉफुल तरीके से किया है, तो क्या लिखा है, ही और एनी पर्सन थ्रू whom he has been possession, यानी कि या तो वो डायरेक्टली खुद भी फाइल कर सकते हैं या कोई एजेंट बीच में इन्वॉल्व होता है, तो उसके थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बोलो, केस फाइल कर सकते हैं। केस मतलब कि सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit, मतलब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आप उसके ओनर है या फिर नहीं है। क्लियर हो रहा है? जो थोड़ा सा टेक्निकल आएगा, इसलिए बोल रहा हूं कि आराम से अभी जो रहेगा एकदम आराम से पढ़ें, दिन के 2-2 पेज 3-3 पेज, लेकिन जितना पढ़ाता है ना उसको 1 रीडिंग 2 रीडिंग 4 रीडिंग 5 रीडिंग भी दो, और फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रोज का रोज एक आंसर लिखो भी, तो आप लोगों ने लिखने की हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप लिखने की हैबिट क्रिएट नहीं करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों को, फिर लिखा ही नहीं जाएगा कि वो सीएसईटी की हैबिट पड़ी हुई होती है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करो, डन। और ऐसा भी नहीं होगा सेम लैंग्वेज निकले, देखो नो डाउट लैंग्वेज, लेकिन वो ये लैंग्वेज ऐसी भी नहीं निकलनी चाहिए कि मीनिंग ही चेंज हो जाए। चलिए, अब उसी चीज को इसी तरीके से भी दिया हुआ है, सच ए पर्सन मे फाइल ए सूट, कितने टाइम पीरियड के अंदर बच्चों, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो अगर सम अप करते हैं वो पैराग्राफ को, तो ये पॉइंट्स बन के निकल रहे हैं, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस रिगार्ड। प्लेंटिफ वाज डिस्पोज, या फिर इसको आई थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, प्लेंटिफ वाज डिस्पोजेस आएगा, ऊपर जो स्पेलिंग यूज की थी ना फर्स्ट लाइन में वो आएगा, plaintiff was dispossessed without his consent and otherwise than in due course of law, same वही पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट पढ़ो सब लोग, सब लोग साथ में बोलो। a suit can be instituted even against the rightful owner of the property। अब आप में से हैंड रेज करके इसका मीनिंग समझाओ, बोलिए। मतलब केस ओनर के ऊपर भी फाइल किया, केस जो रहता है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है उस पे भी केस फाइल हो सकता है, गेटिंग माय पॉइंट। जो ओनर है उसके भी, तो आपने हमने जो एग्जांपल पहले फ्रेम किया उसमें आप भी तो ओनर थे, लेकिन आप पे भी तो केस फाइल हुआ, इवन अगेंस्ट द राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है उस पे भी क्या हो सकता है बच्चों, केस फाइल हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, नो सूट अंडर सेक्शन 6 कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कभी गवर्नमेंट आके आपको खाली वाली करवा रही है, होता है ना गवर्नमेंट को रोड साइड रोड बनाने होते हैं, भाई खाली करो, चलो ये तोड़ के हम रोड बनाने वाले हैं, ठीक है, तो बोलते हैं गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट आप केस नहीं फाइल कर सकते, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है पॉइंट। अच्छा, नो अपील और रिव्यू ऑफ द ऑर्डर और डिग्री पास अंडर सेक्शन 6 आर अलाउड, ठीक है। एक बार जो ऑर्डर आ गया उसके खिलाफ आप अपील भी नहीं फाइल कर सकते हैं, आगे रिव्यू भी नहीं कर सकते, ये सब। अब ये अपील रिव्यू ये सब क्या होता है ना, वो आप जैसे जैसे जेआईजीएल में आगे बढ़ते जाएंगे ना आपको क्या होता जाएगा और भी पता चलता जाएगा। अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं, आगे हमारे पूरे दूसरे चैप्टर में पूरी की पूरी शॉर्ट नोट आएगी। अपील कौन से लेवल पे होती है, सेम लेवल पे या हायर लेवल पे, हायर लेवल पे। तो अगर सेक्शन 6 में आपने कोई केस फाइल किया है और उसका जो भी ऑर्डर आया, फाइनल डिसीजन आया ना, उसके खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते, मतलब जो कोर्ट ने बोल दिया वही फुल एंड फाइनल, मतलब अपील नहीं फाइल कर सकते हायर लेवल पे। रिव्यू, रिव्यू मतलब कौन से लेवल पे होता है, सेम लेवल पे, हायर लेवल पे, सेम लेवल पे, कि भाई आप उनको बोल रहे यार जरा एक बार देखना यार वापस, मतलब आपने कोई डिसीजन पास किया तो आप उसको भी बोले यार देखो ना शायद गलती हो गई, वापस देखिए ना इसको यार। आप होता है ना टेस्ट पे बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर्स को चेक करके देते हैं, कोई आंसर चेक करना रह गया होता है, राइट आंसर को हमने रॉन्ग दे दिया होता है, सर एक बार इसको वापस एक बार रिव्यू करके देखिए। घर पे ऐसी गालियां देते हैं, आप बहुत लिखा होगी रॉन्ग दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों,
कोई डाउट? चले अब सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का वापस हेडिंग बोलेंगे सिर्फ हम लोग। सेक्शन 5 रिकवरी on the strength of title, एंड सेक्शन 6 रिकवरी। on the strength of possession. कोई भी डाउट है बच्चों? सेक्शन नंबर 5 से लेके 8 का हिसाब किताब है रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी दो तरीके की हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो 5 और 6 किसकी बात कर रहे थे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब 7 और 8 किसका होगा? पक्की बात? ठीक है, आइए बच्चों हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 7। ठीक है, सेक्शन नंबर 7 रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एकदम ही सिंपल है, पढ़ते जाते हैं और क्लियर करते जाते हैं। ठीक है, चलिए। इफ ए पर्सन If a person entitled to the possession of specific movable property is dispossessed of such property, he may file a suit for getting back the possession. इफ ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन, मतलब जिसको उस पोजीशन लेने का हक है। ठीक है, और उसको अगर उससे पोजीशन से क्या कर दिया जा रहा है? डिस्पोजेस कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है बच्चों? डिस्पोजेस कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो पे क्या लिखा है? ही मे फाइल ए सूट फॉर गेटिंग बैक द पोजीशन। ठीक है, पॉइंट समझना। आपने एक ज्वेलरी जो है, आपने, अच्छा मुझे बताओ, ज्वेलरी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है इमूवेबल? मूवेबल। आपने वो ज्वेलरी जो है ना कहीं पे गिरवी रख दी, सिक्योरिटी पे दिया और पैसे लेके आ गए। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया? आप अपना पैसा वापस रीपेमेंट करेंगे तो आपको ज्वेलरी वापस मिल जाएगी। आप अपना पैसा लेके वापस उसको देने के लिए गए, अपनी ज्वेलरी छुड़ाने के लिए, पता चला उसने आगे ने कहीं पे सेल कर दी। मतलब वो सेल कब कर सकता था? अगर आप लोग डिफॉल्ट करते हैं। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं और रीपेमेंट नहीं करते तो आप तो पैसे उसको रीपे करने के लिए गए थे ना, कि भाई चलो ज्वेलरी छुड़ा के लेके आते हैं, ज्वेलरी छुड़ा के लेके आते हैं, लेकिन आपको पता चला आगे वाले तो सेल कर दिया। तो मुझे बताओ बच्चों, आपका वापस रिकवर करने का हक है या नहीं है? क्लियर हो रहा है बच्चों? पक्की बात। आपने कहीं पे ज्वेलरी सिक्योरिटी पे दिया है, तो आप है ना वापस जब रीपेमेंट करेंगे तो ज्वेलरी तो वापस लेंगे, तो आप पैसे वापस देने के लिए गए। ठीक है, पैसे वापस देने के लिए गए, भाई मेरी ज्वेलरी दे, मेरी ज्वेलरी दे। वो तो बेच दिया। भाई इसको पूछे, मैंने कोई डिफॉल्ट किया था क्या? मैच्योरिटी डेट तो आने देता, फिर अगर डिफॉल्ट करता, मुझे बोलता, फिर बेचता तो बात अलग है। तूने मुझे तो बोला ही नहीं, और ऐसे कैसे बेच दिया? ऐसे कैसे सेल कर दिया? ठीक है, तो आपके पास हक है वो प्रॉपर्टी को रिकवर करने का। यानी मैं पॉइंट, ज्वेलरी मूवेबल है या इमूवेबल? पता चला है? तो सेक्शन नंबर 7, सब लोग मेरे साथ हो? ठीक है, तो उसका जो पोजीशन जो है वो लेने का हक है। He may file a suit for getting back the possession। यहाँ पे से एक वर्ड पे है ना, मैं फोकस डालना चाहूंगा। वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, वर्ड क्या लिखा है? स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या लिखा गया बच्चों? वर्ड स्पेसिफिक मूवेबल। ये लॉ है, ऐसे ये वर्ड पकड़ पकड़ के थोड़ा में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा होता तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा होता तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है? स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मैं आपको स्पेसिफिक क्या नहीं होता है उसका एग्जांपल देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। उसका एग्जांपल देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आप लोग जो है ना, आपके पास 1 किलो शक्कर है, आपके पास 1 किलो शक्कर है, आप कोई भी फूड ग्रेन ले लो। ठीक है, दाल या चावल या जो भी आपको चाहिए वो आपके पास 1 किलो पड़ा हुआ है। अब है ना क्या हो गया कि भाई ना कोई आया, या आपका ध्यान नहीं होगा या उसके अनजाने में जो भी होगा, उसने ना 1 मुट्ठी भर के अपने पास जो शुगर थी उसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, उसमें मिक्स कर दिया। अब शुगर वगैरह कौन सी प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी। आपने कहा भाई वापस दे, उसने तू 1 मुट्ठी भर के वापस ले, मेरी वाली। अब आप वो डायलॉग में सर दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ठीक है, अब वो क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वो चीज जो पॉसिबल ही नहीं है, स्पेस तो ये स्पेसिफिक नहीं हुआ कि आपको वही चीज वापस कैसे दिलवाए। अब आपको बोले भाई 1 किलो शक्कर के पैसे दिलवा देता हूं, कोड पैसों से पेट नहीं भरता साहब, परफॉर्मेंस से भरता है। भाई कहां से दाना दाना कैसे पहचानो? तेरे में है तो तू निकाल ले। तो वो स्पेसिफिक नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया जो स्पेसिफिक नहीं है। अब जैसे ज्वेलरी है तो आपको अपनी ज्वेलरी तो पता चलेगी ना, ज्वेलरी स्पेसिफिक हुई या नहीं हुई? हुई। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये वर्ड अंडरलाइन कर देना, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने लिख दिया इफ अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, फंस जाओगे। ठीक है, वापस देख के बोलेंगे बच्चों, इफ ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोजेस, क्या इसमें डिस्पोज ऑफ भी लिख सकते, यानी कि आपके अलग कर दिया गया। ठीक है, ही मे फाइल ए सूट फॉर गेटिंग बैक द पोजीशन।
क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो हाँ। मजा आ रही है? ठीक है, क्योंकि इसी के लिए बने हो तुम लोग, इसी के लिए ऐसे सब पॉइंट्स और ऐसे सब टेक्निकल पॉइंट्स के लिए आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। ठीक है, क्या वो सीएससी के वही पढ़ने क्या आप लोगों को जो आते हैं इकोनॉमिक्स ना, करंट अफेयर्स ना, एलआर ना, ये सब पढ़ना है क्या? नहीं, आप ये लॉ पढ़ने के लिए आपका जन्म हुआ है, मतलब सीएस में आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो जितना टेक्निकल आता है ना उतनी मजा ज्यादा आती है इसमें। अब है ना आपका अभी ना स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा पढ़ोगे ना आप महीना भर, फिर आप लोग का लेवल ऐसा हो जाए, कोई इजी चीज आई ना प्रोसीजर, अरे यार सर ये क्या बेकार दिया, फॉर्म नंबर नहीं, सब वो बेकार लगने लगेगा। ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स आपको मजा आएगी। ठीक है, दो चीजें होनी चाहिए, फिर मजा तब आती है, मजा दुगना हो जाता है अगर एक चीज समझ में आता हो, दूसरा वापस अगर जाके दो बार आप पढ़ोगे और आप लर्निंग भी करो, थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसको एंजॉय करो। अच्छा मुझे बताओ ना, आर्टिस्ट किसे कहते हैं? आर्टिस्ट जो कोई आर्ट करता है, ठीक है, जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, कोई सिंगर है गाना गा रहा है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बैच में भी बोलता हूँ कि हम लोग जो है जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, देखो ऐसा काम जो हर कोई नहीं कर सकता वो आर्टिस्ट होता है। तो लॉ को हर कोई इंटरप्रेट कर सकता है क्या? नहीं ना। तो हम लोग भी आर्टिस्ट ही, आप अपने आप को आर्टिस्ट मानो कि हम, ये भी एक आर्ट होती है, आर्ट यानी कला है। लॉ को हर कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता। गेट यू माय पॉइंट? श्योर। तो ये है ना कला है, और है ना उसको एंजॉय करो। आप है ना जितना ही है ना ये सब चीजों को एंजॉय करके पढ़ोगे ना, बर्डन मत समझो कि देखो आप बर्डन समझो या एंजॉय करो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो बहुत जरूरी है आप इन चीजों को एंजॉय करो और ये सोचो कि भाई मैंने सीएससी ये सब के लिए ज्वाइन किया है। अगर आपको ये भी तो यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, पढ़ना पड़ेगा क्या सर, एग्जाम में आता है क्या सर, ये चैप्टर छोड़ दे, तो नहीं, पढ़ो ना आराम से। ठीक है, कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, लेकिन पढ़ो और थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। क्लियर हो रहा है? श्योर। चलिए वापस सेक्शन पे आते हैं। ऐसे ज्ञान की बातें बताता जाऊंगा मैं आपको बीच चीज में। इफ ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, इट डिस्पोज ऑफ सच प्रॉपर्टी, ही मे फाइल ए सूट फॉर गेटिंग बैक द पोजेशन। बस ये लाइन संभाली ना, अब एकदम सिंपल है। सेकंड पॉइंट, मुझे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है बच्चों, चलेगा क्या सर? उसके लिए प्रोसीजर जो सीपीसी में बोला होगा, सिविल प्रोसीजर कोड, और वो हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, अगेन अब है ना बोला सेक्शन 7 अगर आपको अप्लाई करना हो ना, तो ये कंडीशंस आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। टू रिकवर द पोजीशन अंडर सेक्शन 7 द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड। ठीक है, पहला पॉइंट, द प्रॉपर्टी टू बी रिकवर्ड मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड एंड एसर्टेन्ड। ठीक है, आप चले गए कोर्ट में, मुझे मेरे मूवेबल प्रॉपर्टी वापस दिलाइए, कोर्ट ने बोला ठीक है। फिर वहां पे क्या हो गया, ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे थे, तो आपकी जो प्रॉपर्टी थी ना वो सामने लाके रख दी, वो सामने लाके रख दी। ठीक है, बताओ आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, दिलवा देते हैं। ये तो पता नहीं चला यार, मेरी है, कुछ याद नहीं आ रहा है, ये शायद मेरी है, बताओ क्या ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए आपकी वाली कौन है यानी कि प्रॉपर्टी। आपको अदरवाइज मत लो। अच्छा, इसका मैं ना आपको एक सिचुएशन बता, मतलब सिचुएशन का एक जो रियल लाइफ में मैंने सुना हुआ है, और मैं एग्जाम्पल बताऊं। अनिल सिंघवी का नाम सुना आप लोगों ने? जी के एडिटर, जो स्टॉक मार्केट के एकदम मतलब ऐसे अच्छे माने जाते हैं। तो उनका भी है ना, मैंने लास्ट में एक सेशन अटेंड किया था कुछ फ्यू मंथ बिफोर। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब एक बताया था कि जितनी भी है ना लेडीज बैठी थी ना, फीमेल्स बैठी थी, उनको पूछा कि भाई है ना आपके पास कितनी ज्वेलरी है, आपको पता है क्या? लेडी एकदम जोश में, हाँ क्यों नहीं पता है, ज्वेलरी नहीं पता होगी तो क्या पता होगा। ठीक है, उन्होंने बोला एक एक चीज वजन के साथ। ठीक है, कि भाई एक रिंग हो गई या कान की बुट्टी हो गया, जो भी है, सेट हो गया, बैंगल्स हो गया, जो भी है। तो फिर सब लेडीज बैठ गई, नहीं इतना तो नहीं पता है। तो फिर बोला कि कभी सपोज आपके घर पे चोरी हो जाए, भगवान ना करे आपके घर पे चोरी हो जाए, ठीक है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, पुलिस ने ज्वेलरी भी लेके आ गए, और आपको बोला आओ और आइडेंटिफाई करो, कैसे पता चलेगा? मतलब आप तो पहली बात तो ये है कि वहां पे तो है ना पुलिस में जाना, थोड़े गुंडे माहौल का मामला, तो आप तो जाएंगे नहीं, तो आप अपने हस्बैंड को भेजेंगे। अब हस्बैंड को तो आधी चीज नहीं पता होती, चुपके लेते हैं ना वो लोग ज्वेलरी, जब पहनते हैं, अच्छा ये कब लिया रे तूने, तब पता चलता है। वो आपको भी नहीं पता होगा, मेरी एज में आओगे तो पता चलेगा, स्पेशली बॉयज। तो पॉइंट समझो, तो आपके हस्बैंड जाएंगे, तो वो तो है ना, वो बोलते हैं मेरी गारंटी आपके हस्बैंड उसमें 20% चीजें भी वापस लेके नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा ना कौन सी प्रॉपर्टी है। फिर कुछ थक आके आप जाओगे, चलो भाई मैं ही चलती हूँ, तो आप वहां पे आपको इतना कंफ्यूजन होगा ना कि भाई, क्योंकि डिजाइन कितनी बारीकी वाली डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपकी है या नहीं, जब बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई होगी। ठीक है, तो उसने सॉल्यूशन भी बताया, उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपका जो है ना, आपकी जो भी ज्वेलरी है ना, उसका आप लोगों को फोन में फोटो लेके रख देना चाहिए।
आपको क्या करना चाहिए, फोन में फोटो लेके रख देना चाहिए ताकि कभी ऐसा नौबत नहीं आए। लेकिन अगर आ जाए तो आप अगर अपने हस्बैंड को फोटो लेके ही भेजेंगे ना तो मैच करके लेके आ जाएगा। पहली चीज है। उन्होंने उसमें ये भी बताया और भी अच्छा होगा कि अगर वो अगर वो ज्वेलरी जो है ना अगर आप खुद पहन ले, एक बार पहन के फिर अपना फोटो खींच ले, इससे दो फायदे होंगे, पहचानने में भी आसानी रहेगी, दूसरा ये पक्का प्रूफ हो जाएगा कि ये ज्वेलरी आपकी ही है। लेकिन साथ में उन्होंने एक डिस्क्लेमर क्लॉज भी दे दिया कि भाई वो फोटो जो आप खींच रहे हो ना उसको इंस्टा या फेसबुक पे अपलोड मत करना, वरना चोरी नहीं होते हुए भी हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो पहला पॉइंट बच्चों इसी बात पे बताओ, सेक्शन 7 अप्लाई करने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि प्रॉपर्टी जो है वो क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, द पर्सन सुइंग मस्ट हैव द राइट टू द इमीडिएट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जो भी केस फाइल कर रहा है उसका वो हक होना चाहिए क्या लेने का, इमीडिएट पोजीशन लेने का। अब एक पॉइंट समझो, ज्वेलरी वाला एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को कि ज्वेलरी आपने कहीं पे गिरवी रखी हुई है और वापस लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है। अब पॉइंट समझो, आपका खुद का पैसा रीपेमेंट करना बाकी है, आपका खुद का पैसा रीपेमेंट करना बाकी है। क्या आप जाके अगर सामने वाले ज्वेलरी बेच भी दी है तो क्या आप केस फाइल कर सकते हो क्या? नहीं, पहले भाई खुद का पैसा तो रीपे कर, मैच्योरिटी डेट तो आने दे, ठीक है। तो जो भी केस फाइल कर रहा है उसका क्या लेना चाहिए, लेने का हक होना चाहिए, वर्ड इज इमीडिएट पोजीशन। वर्ड को ऐसा तो अंडरलाइन कर दो। पहला पॉइंट में आइडेंटिफाई नहीं सके, दूसरा पॉइंट कौन सा बच्चों, इमीडिएट पोजीशन। बड़े बच्चों आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्टी मे sue for the possession of movable property which is held by him in trust। यहां पे केस ट्रस्टी भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर दो बैच के बीच जो ब्रेक होता है तो मैं ब्रेक के लिए चला गया, मतलब भाई मैं थोड़ा काम से जा रहा हूं, 15-20 मिनट लगेंगे, और मेरा जो अपना फोन है ना वो फोन मैं आपको दे, आप में से किसी को एक को देके चला गया, भाई इस फोन का ध्यान रखियो, ठीक है। तो जो दूसरों की प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस्टी। पहले ट्रस्ट पे पूरा चैप्टर आएगा, डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अभी से इतना ध्यान रख दो, ट्रस्टी किसे कहते हैं, जो दूसरों की प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, जैसे आपका फोन, फिर क्या हुआ कि आपका कोई बैचमेट या कोई बाहर का बंदा आया, बोलते हैं यार नाइस फोन है, एक बार देखने देना, आपने उसको फोन देखने के लिए दिया और वो लेके भाग गया, वो लेके भाग गया। अब आपको पता है सर आएंगे तो मुझे बोलेंगे, ठीक है। तो अच्छा, मोबाइल फोन मूवेबल प्रॉपर्टी है, मोबाइल फोन जो है वो क्या है बच्चों, मूवेबल प्रॉपर्टी है। मुझे बताओ बच्चों, आप लोगों का, मुझे बताओ आप लोगों का जो है, क्या इस वाले केस में ये जो मामला है, मैंने आपको जो सिचुएशन बताई है, इसमें आप क्या हो गए, ट्रस्टी हो गए। क्या आप लोग केस फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो लेके भागा उस पे कर सकते हैं। प्यार से मामला और दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम केस भी फाइल कर सकते हैं। तो ट्रस्टी भी केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको ही पकड़ूंगा ना, जब तक नहीं आया तब तक आपका फोन दो विद पासवर्ड। क्लियर हुआ बच्चों, पक्की बात ना, ठीक है। तो पहले पॉइंट में क्या बोल किया था मुझे बताइए, सेकंड पॉइंट, तीसरा ट्रस्टी, ठीक है। और चौथा पॉइंट, ए पर्सन हैविंग ए स्पेशल और टेम्पररी राइट टू द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी मे आल्सो फाइल ए सूट, ठीक है। एग्जांपल लिखो ना, बेलमेंट, प्लेज एक्सेट्रा। बेलमेंट BAILMENT, बेलमेंट कॉमा प्लेज PLEDG। अच्छा, प्लेज मतलब वही जो अभी मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया, गिरवी रखने वाला ज्वेलरी, आपने मोर्गेज नहीं, मोर्गेज तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, वो बाद में आ रहा। क्या आपने ज्वेलरी कहीं पे आपने क्या कर दिया, सिक्योरिटी पे रख दिया और पैसे लेके आए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेज। सिक्योरिटी पे रख के जो पैसे लेके आए तो वो तो हो गया, तो उसको बोलते हैं स्पेशल राइट्स, तो वो भी केस फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेलमेंट वाला, अच्छा अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, थोड़ा CA/CD में भी आता था, क्यों कंफ्यूजन हो रहा मोर्गेज और उसमें, शॉर्ट में बता देता हूं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। अब वैसे तो पूरा आगे डिटेल में आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कल भी मैंने बताया था। अच्छे सुनना, मोर्गेज और प्लेज में क्या फर्क होता है, ठीक है। अगर आप कहीं पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे दे रहे हैं, आप कहीं पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे दे रहे हैं और पैसा लेके आ रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड मॉर्गेज, ठीक है। और कहीं पे अगर मूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे रख के पैसा लेके आए तो प्लेज। क्लियर हुआ। अक्षय कुमार की एड आती थी, जब घर में पड़ा हो सोना फिर का एक कोरोना, देखा है, तो बोलता ना भाई गोल्ड है, तो आप गोल्ड कहीं पे गिरवी रख के अगर पैसा लेके आ गए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेज। एक और होता है हाइपोथिकेशन, लेकिन अब मैं इन सब में नहीं जा रहा हूं, वहां पे जब समय आएगा तब बता दिया जाएगा। डन, चलिए। हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये प्लेज वाला जो मामला है वो तो स्पेशल राइट्स है,
क्या आपने कहीं पे गिरवी रखा, सामने वाले ने बेच दिया है तो आप भी है ना उसमें केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है बेलमेंट। अब ये बेलमेंट वर्ड सुना हुआ है या पहली बार सुन रहे हो? सुना है लेकिन सब मीनिंग नहीं पता है। ऐसा होता है ना कि ईटी में थोड़ा सा आता था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वापस है आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है। चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले बेलमेंट का कंसेप्ट समझाता हूं, बेलमेंट का कंसेप्ट समझाता हूं। वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा, वहां पे डिटेल में जाऊंगा, अभी सिर्फ टर्म आ रहा है ना तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। जैसे आप लोग है ना यहाँ पे पढ़ रहे हो तो ऑलमोस्ट है ना आप लोग जो है ना लंच टाइम के अराउंड पे जो रहता है, लंच टाइम पे अराउंड जो रहता है आप अपने घर पे पहुंचते हो, लंच टाइम पे अराउंड पे आप लोग घर पे पहुंचते हो। अब एकदम जोरों शोरों से भूख लग रही है और आज सर ने बैच भी लंबा खींच लिया, तो आपका ऐसा होता है भाई जाएंगे और गर्मा गर्म खाना वगैरह खाएंगे। अब आप घर पे गए थे और घर पे लॉक लगा हुआ था, घर पे क्या हुआ था, लॉक लगा हुआ था। तो हमें पता है इसकी की कहाँ पे, सामने वाले घर पे या बाजू वाले नेबर के यहाँ पे, क्या पे बोला आपको, शूज के अंदर। ये कौन सा ऐसा नहीं, हम लोग तो भाई नेबर वेबर को दे देते हैं, तो आपने भी ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, नेबर वाले को दे देते हैं बाजू में या फिर सामने वाले घर पे। अब आपको सुना अच्छे से, जो मेरा रिएक्शन था और आप में से आई थिंक बहुत सारे लोगों का होता होगा। अब हमें पता है घर पे गए भूख लगी है, लॉक लगा हुआ है, घर पे गए भूख लगी है, लॉक लगा हुआ है, पता है चाबी सामने वाले आंटी के यहाँ पे, फिर भी हम लोग क्या करें, वो भी चाबी लात मार, ठीक है। फिर हम जाते हैं कि वो आंटी वो मम्मी ने चाबी वाबी दी होगी, ठीक है। फिर आंटी पता नहीं अलग ही मस्ती के मूड में होती है, कौन सी चाबी, कैसी चाबी, देख लेती हो फिर भी, उसको पता है हाथों हाथ दे गई है, मम्मी बोल के गई है मेरा बेटा आएगा उसको चाबी दे देना और है ना खाना रखा वो लेके खा लेगा, फिर भी आंटी अपनी मस्ती के मूड में, ठीक है। फिर है ना शांति से ढूंढेगी ना, फिर है ना आएगी, फिर चाबी है, फिर और मस्ती करती है, आओ बेटा बैठो चाय वाय पी लो, अरे भाई नहीं पीना, ठीक है। फिर वो मस्ती करती है भाई नहीं चाबी तो है लेकिन दूंगी नहीं, अब ये घर तो मेरा हो गया, अब क्यों मगज का डैश कर रहे हो, ये मगज का दही कर रहे हो, ऐसा कुछ और सोचो। तो आप पॉइंट समझो, अगर आंटी ऐसा बोल रही है कि चाबी की वजह से ये घर मेरा हो गया तो क्या है, सही है क्या, नहीं। आपकी मम्मी ने जो उनको ना जो दिया ना, जो उनको चाबी दी है टेम्पररी पर्पस के लिए, मेरा बेटा आएगा तो उनको वापस दे देना, बेटा है बेटी जो भी है उनको वापस दे देना, तो दिस इज नथिंग बट बेलमेंट, टेम्पररी राइट, ठीक है। आपने किसको पोजीशन ट्रांसफर किया फॉर ए टेम्पररी पर्पस, और वो पर्पस जैसे ही फुलफिल होगा बेटा है बेटी आ जाएंगे उनको चाबी दे देना। नहीं वो ट्रस्टी को प्रॉपर ट्रस्ट क्रिएट हो गया, उसका ध्यान रखने के लिए होता है, ये तो सिर्फ टेम्पररी पर्पस है। आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हो, ठीक है, आप उसको बीच में सर्विस में देके आ जाओ कि सर्विसिंग करना शाम को वापस लेके जाऊंगा, तो ये बेलमेंट हुआ या ट्रस्ट हुआ, बेलमेंट, क्या है ना सर्विसिंग हो जाएगी वापस लेके जाऊंगा, इसको हम टेम्पररी राइट्स बोलते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो मुझे बताओ जैसे चाबी देने की वजह से घर उनका हो गया क्या, नहीं ना, तो वही बताया अगर आपने किसी में टेम्पररी राइट्स क्रिएट किए, टेम्पररी राइट्स का एग्जांपल क्या हो गया, बेलमेंट, ठीक है। और अगर उनके पास है वो आंटी के पास है वो चाबी वाबी लेके भाग जाए या जो भी है, आपने कुछ है ना मोबाइल फोन ध्यान रखने के लिए दे दिया या कुछ भी चीज XYZ आप लोगों ने कुछ कर दिया, ठीक है, तो वो भी केस फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो वही लिखा है ए पर्सन कैन गेट स्पेशल और टेम्पररी राइट्स टू द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी मे आल्सो फाइल ए सूट। क्लियर हुआ, श्योर, पक्की बात। तो टेम्पररी राइट का एग्जांपल बेलमेंट और स्पेशल राइट का एग्जांपल प्लेज। क्लियर हुआ, श्योर, बढ़े आगे चले। 4 पॉइंट जो बोल्ड किए थे वापस बताइए बच्चों। पहला पॉइंट क्या था, आइडेंटिफाइड एंड एसर्टेन। दूसरा पॉइंट इमीडिएट। तीसरा ट्रस्टी और चौथा स्पेशल और टेम्पररी। ठीक है, एक और सेक्शन ले रहा हूं ताकि प्रॉपर्टी वाला अच्छे से हो जाए। पढ़ के आओगे ना 5 6 7 8 चारों ही पढ़ के आने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों सेक्शन 8 जिसका हेडिंग ही अपने आप में दर्द है। 2-3 बार हेडिंग पढ़ेंगे तब जाके थोड़ा मीनिंग क्लियर होने को आएगा। लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन, दर्द की रहा समझाऊंगा, आवाज आनी चाहिए। लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन नॉट एज द ओनर, जिसके पास पोजीशन है लेकिन वो उसका ओनर नहीं है। टू डिलीवर टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू द इमीडिएट पोजीशन, टू डिलीवर इट टू द पर्सन्स एंटाइटल्ड टू द इमीडिएट पोजीशन। तो देखो सेक्शन 7 जो हमने पढ़ा वहां पे जिसको लेना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे भाई मेरा लेने का हक है, और सेक्शन 8 में उल्टे पॉइंट ऑफ व्यू के सामने वाले पे लायबिलिटी है देने की। इतना ही फर्क है। सेक्शन 7 में क्या हो रहा है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको लेना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 7 पढ़ रहे थे। सेक्शन 8 सामने वाले पे भाई अगर उसका लेने का हक है तो तेरी भी लायबिलिटी है देने की। तो जिसके पास पोजीशन है लेकिन वो उसका ओनर नहीं है, वो उसका ओनर नहीं है,
ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मुझे अपना फोन सेल करना है, आई एम द ओनर। ठीक है, आपने बोला सर आप हमें दीजिए 5 दिन के लिए, हम दिखा देंगे अपने फ्रेंड्स को और हमारे सर्कल में, और अगर किसको लेना होगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, मैंने 5 दिन के लिए फोन आपको रखने के लिए दे दिया, कोई अच्छा मतलब डील हो जाए तो मुझे बता देना, मैंने आपको बोला। उसके बाद क्या हुआ, हो गया कि भाई ना आपसे वो कोई फोन छीन के या कोई भी तरीके से वो लेके भाग गया। ठीक है, अब मैंने इस हेडिंग का मतलब समझते। ठीक है, ओनर कौन हूं मैं, पोजीशन किसके पास है, जो लेके भाग गया, या जो है ना आपको बिना पूछे आपकी विदाउट कंसेंट आपके पास से लेके चला गया, उसके पास पोजीशन है। ठीक है, तो उसकी क्या लायबिलिटी है, टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू द इमीडिएट पोजीशन। ठीक है, मतलब उस पे जो केस है मैं भी फाइल कर सकता हूं डायरेक्टली, या आप लोग भी फाइल कर सकते हैं, और उसकी लायबिलिटी रहेगी हैंड ओवर करना आइदर आपको या फिर मुझे। थोड़ा टेक्निकल जाएगा लेकिन बार बार समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा। वापस सेक्शन 8 का हेडिंग, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन। बोलो वापस, Liability of person in possession. लेकिन वो उसका ओनर नहीं है। टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू द, Immediate possession. और उसको डिलीवर कर दे जिसका ये लेने का हक है। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, एकदम आप इसमें ना देखेंगे ना तो एंड में ना एकदम बारीकी छोटे एंटिटी में ना एक कुछ सिचुएशन फ्रेम की हुई है, मिला? चलो वो सिचुएशन को पहले पढ़ते हैं। एल टोल्ड एम, मिला? एल टोल्ड एम टू गिव मूर्ति टू हिम और टू एनी ऑफ इट्स फैमिली मेंबर। एल ने एम को बोला, मूर्ति दी होगी कि भैया ना ये है ना, या तो मूर्ति मुझे जब मांगू तो मुझे वापस दे देना, भगवान न करे मैं कहीं पे चल बसा या फिर मैं नहीं रहूं या जो भी हो, तो ये मेरे किसको दे देना, फैमिली मेंबर को दे देना। ठीक है, एल डाइड, जो सोचते वैसे ही होता है। ठीक है, एल डाइड। अब बताओ वो एम की लायबिलिटी क्या है, फैमिली मेंबर को देना। अब हेडिंग क्लियर हुआ, एम हैज द लायबिलिटी टू गिव द मूर्ति टू एनी फैमिली मेंबर ऑफ एम। एम ने नहीं दिया, ठीक है, तो एल के फैमिली मेंबर है बच्चों, केस फाइल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो एल के जो फैमिली मेंबर है उनको क्या बोलेंगे, प्लेंटिव, और एन क्या हो जाएगा, क्या बात है, क्या बात है, क्या। ठीक है, वापस सिचुएशन पता चली। ठीक है, एल ने मूर्ति दे दी, जो भी भगवान जी की मूर्ति है, जो भी मूर्ति हो, ठीक है, और बोला कि या तो ये ना जब ये मांगू तो मुझे या मेरे फैमिली मेंबर को दे देना। ठीक है, और एल की अचानक से डेथ हो गई, तो जो फैमिली मेंबर होंगे उसके पास से एम के पास से मूर्ति मांगी और एम ने देने से मना कर दिया। ये तो जब से घर में आई है ना मूर्ति तब से पैसा बना, ये मैं वापस नहीं दूंगा, चाहिए तो पैसे ले लो। और फैमिली मेंबर ने क्या डायलॉग बोला होगा, पैसों पे पेट नहीं बढ़ता साहब, परफॉर्मेंस से बढ़ता है। क्लियर हो रहा है? तो एल के फैमिली मेंबर ने क्या कर दिया बच्चों, केस फाइल कर दिया। ठीक है, केस फाइल कर दिया, एल के फैमिली मेंबर क्या हो गए, प्लेंटिव, और सामने वाली पार्टी क्या हो गई, सब लोग मेरे साथ हो। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं सेक्शन 8। दिस सेक्शन, ठीक है, डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैविंग द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच ही इज नॉट ए लीगल ओनर। बोलो एग्जांपल से और हेडिंग से जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे 2 लाइन क्लियर हुई या नहीं हुई? जिसके पास पोजीशन है लेकिन वो उसका ओनर नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम लायबिलिटी डाल रहे हैं, भाई तेरी ये लायबिलिटी तुझे हैंड ओवर करना पड़ेगा जो उसका इमीडिएट पोजीशन लेने का हक है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ बच्चों, उसकी लायबिलिटी किसको देना है, इमीडिएट पोजीशन लेने का हक है ओनर को ही देना पड़ेगा या किसी को भी दे सकता है, किसी को भी। जैसे मैंने मोबाइल फोन आपको दिया था और आपके पास से कोई लेके भागा, ठीक है, तो हम सेक्शन 8 उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि उसकी लायबिलिटी है देने की, किसको, आइदर आपको या फिर मुझे भी, मतलब ओनर को भी दे सकता है, ओनर के अलावा किसी और को भी दे सकता है। क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलिए अब एकदम सिंपल हो जाएगा। तो इसलिए बोला है सेक्शन 8 अगर अप्लाई करना हो तो ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन रीड की जाए, A. The defendant have the possession or control of the movable property. अच्छा डिफेंडेंट, वापस वो मूर्ति वाला एग्जांपल देखते हैं। डिफेंडेंट कौन था, एम, तो डिफेंडेंट के पास पोजीशन था या नहीं था, हाँ, उसके कंट्रोल में थी, उसने अपने लॉकर में रखी थी चाबी अपने जेब में। ठीक है, और अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग, माँ का दूध पिया तो चाबी निकाली, एक होता है कोई मूवी में डायलॉग। सेकंड पॉइंट, द डिफेंडेंट इज Not the owner of the movable. अच्छा सबको साथ में बोलना है, सबको, चलो वापस ए पॉइंट से साथ में बोलेंगे, बोलो सब लोग एक सुर में। The defendant have the possession or control of the movable property. ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया था, लेकिन उसके पास है पोजीशन है लेकिन वो उसका ओनर नहीं है। ठीक है, पढ़ो सब लोग। The defendant is not the owner of the movable property. सब लोग मेरे साथ हो, ठीक है, आगे।
Plaintiff must have the rights to the immediate possession of the movable property. मतलब एक बार 5 मिनट अगर शांति से सुन लिया ना, 2-5 मिनट आपने शांति, तो पूरा आंसर अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक है। और जो प्लेंटिफ है, जो केस फाइल कर रहा है, उसका अभी इमीडिएट पोजीशन लेने का हक है। बढ़ेगा बच्चों आगे, ठीक है। चले, if the above conditions are satisfied, the defendant can deliver the property to the plaintiff in the following cases, ठीक है। अच्छा, when the property or thing is held by the defendant as an agent or trustee of the plaintiff, यानी कि पॉइंट समझो, अगर मैंने आपको फोन दिया, आपके पास से कोई लेके भागा, मैंने आप पे केस कर दिया, तो आपको मेरे एजेंट या ट्रस्टी दे, ठीक है। तो मैं प्लेंटिफ, आप डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट के पास से मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, कवर अप कर सकता हूं। When the defendant or thing is held by the defendant as an agent or trustee। अच्छा, सेकंड पॉइंट मुझे पढ़ाने की जरूरत है क्या बच्चों? हमारा नारा क्या है? पैसों से पेट नहीं भरता साहब, परफॉर्मेंस से भरता है। When the compensation in money is not an advocate for the property। अच्छा, when it is not possible to ascertain the damage suffered from the loss of article, ठीक है। मतलब पॉइंट समझो, सामने वाले ने बोला भाई तुझे सिर्फ उसकी जो वैल्यू है ना वो नहीं दूंगा, मूर्ति की वैल्यू नहीं दूंगा, मूर्ति की वजह से चल तेरा जो बोला मेरा नुकसान हो गया, तेरे नुकसान की भी भरपाई मैं करके दे दूंगा। आप बोलेंगे भाई ये नुकसान को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो जहां पे आपको डैमेजेस को कैलकुलेट करने का तरीका ही नहीं मिल रहा है, तो आप बोलेंगे भाई ये सब छोड़, तू मुझे वो आर्टिकल ही दे दे, तो मुझे आर्टिकल यानी कि वो चीज ही मुझे वापस दे दे, ठीक है। When it is not possible to ascertain the damages suffered from the law, मतलब अगर ये चीज गुम हो गई तो मुझे कितनी ठेस पहुंच सकती है, तो सामने वाला पूछा कितने रुपए की ठेस, वो कैसे पता करूं? ब्रेकअप होता है ना, आप लोग हुए होंगे, आप होंगे, ठीक है। तो ब्रेकअप होता है, सर हमें बहुत हर्ट होता है, मतलब कितना, सर वो क्या बताएं, ठीक है। तो वैसे ही है यहाँ पे, आप बोलते भाई अगर नुकसान मतलब लॉस ऑफ आर्टिकल है तो कितनी डैमेजेस चाहिए, बोलो भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैसा हमें चीजों की चीज ही चाहिए। और लास्ट पॉइंट, व्हेन द पोजीशन ऑफ थिंग और आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ, या फिर आपने धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके आपने उसके पास से पोजीशन ले ली थी। बच्चों क्लियर हो रहा है क्या? पक्की बात। तो अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो डिफेंडेंट की ड्यूटी बनती है, लायबिलिटी बनती है कि उसको क्या कर देना चाहिए बच्चों, डिलीवर कर देना चाहिए। कोई डाउट बच्चों? पक्की बात, ठीक है। सेक्शन 9 से छोटी सी 3 लाइन का सेक्शन है, सिर्फ बता दूं आप लोगों को, ठीक है। डिफेंसेस अगेंस्ट द सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट, एग्जाम से पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइन की है, सिर्फ समझा देता हूं, पॉइंट समझो। अभी तक हमने 4 सेक्शन पढ़े, जितना भी आपने स्पेसिफिक रिलीफ समझा, क्या लग रहा है ज्यादातर ये हेवीली किसके फेवर की बात कर रहा है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट? प्लेंटिफ। तो सेक्शन 9 ये बोलता है, डिफेंडेंट बोलेगा भाई मैंने भी हाथों में छुरियां नहीं पहन रखी है, मतलब डिफेंडेंट को भी मौका मिलेगा अपने डिफेंस में बोलने का, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है? डिफेंसेस अगेंस्ट द सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, वेयर एनी रिलीफ is claimed in respect of a contract, the person against whom the relief is claimed may plead by यानी कि वो भी अपने बदले में कुछ बोलेगा, by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contracts। और जो कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन है वो वैलिड और एनफोर्सेबल होने चाहिए। तो ये बात सिर्फ समझ के रख दो। सेक्शन 9 क्या बोलता है बच्चों? डिफेंडेंट क्या बोलेगा? मैंने भी हाथों में वो भी अपने डिफेंस में कुछ बोलेगा, ठीक है। वापस एक बार सिर्फ सेक्शन बोलते हैं बच्चों, सेक्शन बस बुक बंद करते हो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको याद भी हो गया, ठीक है। सेक्शन 5, और चलिए 5 से लेके 8 का हिसाब बताओ। रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी कितने तरीके की? 2। कौन सी? ऐसा बोलो, इमूवेबल एंड मूवेबल, क्योंकि पहले सेक्शन इमूवेबल के आ रहे हैं ना, ठीक है। तो इमूवेबल के कितने सेक्शन है? 5 और 6। 5 में किसके बेस पे? टाइटल के बेस पे। 6 में किसके बेस पे? पोजीशन के बेस पे। क्लियर? अच्छा, फिर 7 और 8 किसका है? मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 7 का तो हेडिंग सिंपल, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और 8 का liability of person in possession not as owner to deliver it to the person entitled to the immediate possession of the property, ठीक है। अब जितने भी बैठे हुए यहाँ पे, इतने सारे लोग आप लोग बैठे हुए, मुझे है ना बताइए कितने लोग आज ही घर पे जाके या चारों सेक्शन अच्छे से लर्न करके आ जाएंगे? हैंड रेज करिए। यहाँ पे तो झूठ बोलो, कैमरा घुमाओ ऐसे कि भाई सबने ऑलमोस्ट, इधर तुम लोग नहीं पढ़ जाओ, ठीक है। तो कल जो रहेगा आपको चारों ही सेक्शन जो है वो अच्छे से लर्न करने हैं। ये आज का होमवर्क समझ लो, जनरली होमवर्क प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिया जाता है, हम थियरी सब्जेक्ट में ऐसे छोटे-छोटे होमवर्क लेते रहेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट रह जाए टिक मार्क करके आइएगा, कल पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।